आज जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ख़त्म हो गए। अब इलेक्शन जम्मू कश्मीर में मुकम्मल होने के बाद सबके जहनों में एक सवाल है कि उधमपुर, जम्मू, बारामुल्ला, श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, इन 5 सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी कामयाब होगी। ये पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन हमने जो श्रीनगर में, बारामुल्ला में, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ इन लोकसभा सीटों के ऊपर लोगों से बात की, या डोडा उधमपुर में जो हमारी लोगों से बातचीत हुई, या जो थोड़ा बहुत हमने नब्ज को जम्मू में टटोला, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि 4 जून को चौंका देने वाले नतीजे आ सकते हैं। अब चौंका देने वाले नतीजों का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप किसी भी प्रत्याशी को लेकर यह नहीं कह सकते यह प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है। शुरू करते जम्मू सीट से। अगर हम जम्मू सीट की बात करें तो रमन भल्ला जुगल किशोर के मुकाबले में कमजोर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए गए थे जिस समय चुनाव शुरू हुआ था। और आपको यह भी याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि कांग्रेस को जम्मू सीट पर लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जिसे भी कहते हैं कि आप आकर चुनाव लड़िए, वो कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी उथल पुथल थी कि जहां हर चुनाव में एक लोकसभा सीट के लिए 10-10 प्रत्याशी कोशिश करते हैं कि मुझे मैंडेट मिले। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। रमन भल्ला को मैंडेट मिला और पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई हड़कंप नहीं हुआ, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई हल्ला बोल नहीं हुआ। उसके बाद जब चुनाव की बारी आई तो उस समय भी हमने देखा कि लोगों ने अच्छा खासा वोट जो है ओल्ड जम्मू सिटी में वोट पड़ा। जम्मू की जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट पड़ा और मत प्रतिशत भी अच्छा खासा है जम्मू का। उस मत प्रतिशत के बाद जब हम आम लोगों के बीच में गए तो हमने रमन भल्ला का नाम भी सुना और जुगल किशोर का नाम भी सुना। और अगर जम्मू सीट का एक आंकलन किया जाए और सभी जितने पत्रकार बंधु उनसे बात करके, बीजेपी में जो लोग इस गणित को समझते हैं उनसे बात करके, तो बड़ा सेफली यह कहा जा सकता है कि जम्मू सीट के ऊपर जुगल किशोर की दावेदारी रमन भल्ला के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। लेकिन रमन भल्ला कॉन्टेस्ट में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि रमन भल्ला जब शुरू हुए थे तो बैकफुट पर थे। बैकफुट पर 2 कारणों से थे। एक कारण तो यह था कि साल 2019 के चुनाव में जो वोट रमन भल्ला को मिला था वो उसमें मैक्सिमम वोट उन्हें राजौरी पुंछ से मिला था। अब राजौरी पुंछ लोकसभा सीट इस बार जम्मू से निकाल दी गई है, तो उसके चलते वो बैकफुट पर थे पहले से। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा था चूंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू की जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी की तूती बोलती है और कांग्रेस के पास पार्टी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो रमन भल्ला के लिए आसान नहीं होगा। कई जगहों पर रमन भल्ला पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद जब आप सांबा में या आप जम्मू में या रियासी में आप किसी जगह बात करते हैं, हमने बात की, तो पता ये चला कि ना, रमन भल्ला को भी वोट पड़ा है। मगर जम्मू सीट के ऊपर जुगल किशोर की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा सकती है। अब आइए आप डोडा उधमपुर। डोडा उधमपुर में एंटी इनकम्बेंसी भी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लोग नाराज थे। ये बात भी बिल्कुल, जब हम वोटर से बात कर रहे थे, बिल्कुल साफ तौर पर वो बता रहा था कि हां हम नाराज हैं। उसके बाद उनके व्यवहार को लेकर भी लोग बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वोट पड़ा, वोट पड़ने के बाद जब हमने दोबारा से लोगों से बात की तो लोगों ने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही कि डोडा उधमपुर सीट के ऊपर चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है और इस सीट के ऊपर कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि आप उस समय चुनाव लड़ रहे हैं जब केंद्र सरकार ने 370 को भी खत्म कर दिया, राम मंदिर बन चुका है, ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बन चुका है और अन्य कई और चीजें हैं जिन चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने मार्केटिंग भी अच्छी की और भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर भी है और उस कैडर ने भी लोगों तक ये सारी बातें
पहुंचाई, सारी बातें लोगों तक पहुंचाई, तो उससे भी एक माहौल बना। नतीजा ये निकला कि अब इस डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्ट्रेट लाइन का मत ये है कि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। अभी तक जो लोग कह रहे हैं, हो सकता है यह आंकलन गलत निकले जब चुनाव के नतीजे आए, और हो सकता है यह आंकलन बिल्कुल सटीक निकले और 4 जून को यह पता चले कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सरप्राइज हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मजबूत दावेदार हैं आज के दिन भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, पार्टी जो संगठन है, एक तो संगठन की ताकत, और दूसरा ये कि सिटिंग एमपी हैं, तीसरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की कैंपेन में शामिल थे, और चौथा ये कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में, डोडा में भी कई अच्छे काम किए हैं और कठुआ में भी कई काम किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो जवाब स्थिति, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और मजेदार चीज जो देखने को मिली कि चौधरी लाल सिंह ने अपनी पूरी कैंपेन में एक ही बात बार बार हर जगह जाकर दोहराई कि आपको प्रत्याशी कौन चाहिए जो आपके तकलीफ, दुख, परेशानी के वक्त में आपके साथ न हो, या वो जो आपके साथ सीधे संपर्क में हो। अब ये पूरा कैंपेन उन्होंने बड़ा वाइजली इस कैंपेन को, इस चुनाव को लड़ा, और किसी भी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस बयान के चलते उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। आपको याद होगा, साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चौधरी लाल सिंह ने एक बयान दिया था। उस बयान के चलते उनकी वीडियो वायरल होती रही और उन्हें दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार के उनके कैंपेन में बात थी युवाओं की, बात थी आपका प्रत्याशी आपके पास होना चाहिए, और बात यह थी कि मैं एक्सेसिबल हूं, मैं आपके पास हूं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। यह कैंपेन था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कैंपेन भी बाय एंड लार्ज, अच्छा, बीच बीच में दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए, कटाक्ष भी किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चौधरी लाल सिंह को लेकर, चौधरी लाल सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर, ये सारी चीजें भी इस पूरे चुनाव अभियान में हुई। मगर चौधरी लाल सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, मैंडेट मिलने के बाद, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है, और 4 जून को यूं लगता है कि आखिरी समय तक, आखिरी वोट गिनती होने तक हमें दिल थाम कर और सांसें रोक कर बैठना होगा कि चुनाव किस ओर जा रहा है। वाकई अब सांस मत रोकिएगा, मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद आते हैं, अब हम श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी आगा सईद रूहुल्लाह और वहीदुर रहमान परा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से। आगा सईद रूहुल्लाह का प्लस क्या है? नंबर 1, उनका अपनी छवि, उनकी अपनी इमेज जो लोगों के बीच में है। हालांकि उस छवि को धुलमिल करने के लिए, उस छवि को खराब करने की कोशिश शुरुआत में ही की गई, जब उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ चीजें पब्लिक में लाई गई। लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह ने उसको ज्यादा बड़ा मसला बनने नहीं दिया, और वहीदुर रहमान परा जो पीडीपी के कैंडिडेट थे, और अशरफ मीर जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे, किसी भी प्रत्याशी ने आगा सईद रूहुल्लाह के ऊपर उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर, उनकी उम्र को लेकर किसी किस्म का कोई कटाक्ष नहीं किया, उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। चुनाव अभियान में आगा सईद रूहुल्लाह ने भी एक बयान को छोड़कर बाकी सारे बयान नपे तुले थे, और बाकी सारे बयान घाटी के लोगों को रीअश्योर करने के लिए कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझसे किया है। यानी साफ तौर पर यह कि आने वाले कल में अगर असेंबली चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती भी है तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं करेंगे, ये वादा मैं आपसे करता हूं। सज्जाद गनी लोन को लेकर उन्होंने वो बयान दिया, वो बयान आगा सईद रूहुल्लाह को नहीं देना चाहिए था, उस बयान से बचना चाहिए था, क्योंकि आप राजनीति में हैं और व्यक्तिगत कटाक्ष करना और किसी व्यक्ति के पिता को लेकर या भाई को लेकर कोई इस तरह की बात करना, ये राजनेताओं को के लिए ठीक बात नहीं है। उसके बाद वहीदुर रहमान परा की जो कैंपेन थी वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी खूबसूरत कैंपेन थी,
उनके पूरे कैंपेन का स्लोगन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई जब उन्होंने कहा लाल चौक रिक्लेम्ड। बड़ा सिग्निफिकेंट था। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स के साथ लाल चौक पहुंचती है और वहां पर लाल चौक में एक तकरीर भी होती है और उसके बाद वहां से वहीदुर रहमान परा चले जाते हैं। यह अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। 1987 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने बिना सिक्योरिटी प्रेजेंस के या बिना किसी दिक्कत या बिना किसी परेशानी के लाल चौक में अपनी रैली की। वहीद का फोकस साउथ कश्मीर था और वहीद ने सेंट्रल कश्मीर में भी यानी श्रीनगर में भी पूरी कोशिश की लोगों तक पहुंचने की और अपनी बात पहुंचाने की। अब वहीं पर ताकतवर और मजबूत अशरफ मीर भी। अशरफ मीर के 3-4 प्लस। एक तो प्लस ये कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेकर एक परसेप्शन लोगों के बीच में है कि ये किंग्स पार्टी है और इस पार्टी को सरकार इस पार्टी की मदद कर रही है। तो एक तो नंबर 1 प्लस ये। नंबर 2 प्लस, वो एक निहायती अमीर आदमी है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, पैसा अगर आपके पास है तो वो आपको और मजबूत प्रत्याशी बनाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सैयद अल्ताफ बुखारी और उनकी पूरी टीम उनकी मदद कर रही थी। लेकिन जो ग्राउंड से हमें लोगों से चीजें पता चली उससे साफ तौर पर यह पता चलता है ये त्रिकोणीय मुकाबला है, पर इस त्रिकोणीय मुकाबले में आगा सईद रूहुल्लाह को एज है, लेकिन अशरफ मीर और वहीद भी बिल्कुल पास पास है। वोटर ने किसके नाम का बटन दबाया है ये तो 4 जून 2024 को पता चलेगा। लेकिन एक आंकलन है कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल है, लेकिन अपनी पार्टी और पीडीपी भी मुकाबले में है। अब आगे बढ़ते हैं, बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में चले जाते हैं। बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र था। मुकाबला सीधा सीधा सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला के बीच में था और लगभग इस मुकाबले में सज्जाद गनी लोन बड़े कंफर्टेबल हो गए थे जब सैयद अल्ताफ बुखारी ने उनको यह कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा। उस समर्थन से एक बात सुनिश्चित हो गई थी कि अब मजबूत प्रत्याशी हैं सज्जाद गनी लोन। उसके बाद सैयद अल्ताफ बुखारी के ये कहने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा, मुजफ्फर हुसैन बेग मैदान में उतरे, उन्होंने भी उन्हें कहा मैं आपकी मदद करूंगा। सफीना बेग ने कहा मैं आपकी मदद करूंगी। तो सज्जाद गनी लोन को तमाम पोटेंशियल ताकतवर लोगों की मदद वहां पर हासिल हो गई। तो बिल्कुल साफ हो गया था कि सज्जाद गनी लोन के लिए रास्ता बहुत आसान है। उमर अब्दुल्ला के साथ जब मुकाबला होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि उमर अब्दुल्ला के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, एक ताकतवर कैडर है, लेकिन बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में सज्जाद गनी लोन भी उतने ही ताकतवर माने जा सकते हैं जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं। हो सकता थोड़ा सा उनका कैडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कम हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी पार्टी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी लोन ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बनाया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा ताकतवर दल बनाया। अब तब तक तो सब कंफर्टेबल था, लेकिन अचानक मैदान में उतर आए इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद के फॉर्म भरने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चला इंजीनियर रशीद के हक में, उस कैंपेन ने मौसम ऐसा बना दिया बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में कि अगर आप सोशल मीडिया के लाइक्स और सोशल मीडिया की जो वीडियोस वायरल हुई हैं, अगर उस बिना पर आप ये तय करें कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला किसके बीच में है, तो जो आम राय है, जो लोग वहां के बताते हैं कि जनाब इंजीनियर रशीद तो बहुत आगे हैं। मगर राजनीति इतनी सरल नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट दैट इजी एज इट अपीयर्स टू बी। राजनीति बहुत मुख्तलिफ खेल है। उस लोकसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मजबूत कैडर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है। कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 2 तरह का वोट पड़ता है। एक वोट होता है फ्लोटिंग वोट, कि मतलब वो लोग जो एक समय में एक पार्टी को वोट देते हैं और दूसरी समय में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। दूसरा होता है पार्टी के कैडर का वोट, और तीसरा होता है जो वोट किसी लालच के चक्कर में आपको मिल जाता है। अब अगर हम इसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें और मान के चलें कि युवाओं ने जो 14 या 15% वहां पर ज्यादा मतदान हुआ है, युवाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और वोट वो सारे का सारा युवाओं का गया है इंजीनियर रशीद को, तब भी इस लोकसभा क्षेत्र में इतना वोट बचता है जिस वोट को का हम जब आंकलन करने लगते हैं तो कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को एक कैडर का वोट पड़ता है, नंबर 1।
नंबर 2 जो मोबिलाइजेशन वो करते हैं वोटर की, वो वोट भी उन्हें पड़ता है। और नंबर 3 वो फ्लोटिंग वोटर, जो फ्लोटिंग वोटर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर यह तय करता है कि मैंने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को देना है, या मैंने इंजीनियर रशीद को वोट देना है। और इंजीनियर रशीद के बेटे से मुलाकात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उसे गले लगाया, और एक बात उमर अब्दुल्ला ने यह भी कही, उसके बाद उन्हें बयान भी उससे पहले दिया था कि मेरी सहानुभूति इंजीनियर रशीद के साथ, उस पर भी उनके ऊपर कटाक्ष हुए कि अगर ऐसा है तो आप फिर मैदान से हट जाइए। राजनेता जब मैदान में उतरते हैं तो वो हटने के लिए नहीं उतरते हैं, वो लड़ने के लिए उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला की राजनीति भी और उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक भविष्य भी बहुत हद तक बारामुल्ला के लोकसभा क्षेत्र पर डिपेंड करता है। उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव को नई दिल्ली के लिए एक संकेतमय चुनाव बनाया है, यानी संकेत देना नई दिल्ली को कि ये देखिए लोग हमारे साथ हैं और जो हमारा एजेंडा है वही लोगों का एजेंडा है। और तीसरी बात ये कि इस पार्लियामेंट्री चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का पता भी चलेगा कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन कंफर्टेबल है और कहां कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिक्कत और परेशानी है। बिल्कुल यही बात पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी है और लंगेट से आने वाले एमएलए इंजीनियर रशीद के लिए भी है। अब इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ी मजेदार बात जो हमने सुना वो ये सुना कि लंगेट जो उनका अपना घर है वहां उनको उतना वोट नहीं पड़ा जितना वोट उन्हें बाकी लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं ने डाला है। पलहाल में पहली बार वोट पड़ा और वहां भी आवाज थी हमने वोट इंजीनियर रशीद को दिया है। लेकिन अगर इस सारे का आकलन किया जाए तो भी मेरा यह जाती तौर पर मानना है कि मुकाबला अब भी सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में है। इंजीनियर रशीद अगर इस मुकाबले में कोई कमाल करते हैं तो वो सरप्राइज हो सकता है, और वो सरप्राइज भी हो सकता है और साथ में एक और चीज हो सकती है कि वो ये बात भी साबित कर सकता है कि अगर सोशल मीडिया पर आप अपनी कैंपेन अच्छी चलाएं तो आपके पास वर्कर हो या ना हो, कैडर हो या ना हो, तब भी आप चुनाव जीत सकते हैं। उससे यह बात साबित होगी क्योंकि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास बारामुल्ला की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतना ही कैडर है जितना कैडर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के पास है। अगर यह बात बिल्कुल सही होगी तो फिर जाहिर सी बात है पता चलेगा कि नहीं भाई इतना मजबूत कैडर उनके पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे मजबूत कैडर, उसके बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी। तो ये कैडर है जो आपके वोट को बदलने का और ये इंश्योर करता है कि वोट पड़ना चाहिए। अगर सोशल मीडिया की मोबिलाइजेशन में ताकत होती तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी अपनी टीम लेकर इतना लंबा चौड़ा सफर नहीं करते, रोज टेलीविजन के ऊपर आकर इंटरव्यू नहीं देते, सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात नहीं करते, ट्विटर के ऊपर आकर ट्वीट नहीं करते। ये सारा वो जो वो कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केवल और केवल सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन से चुनाव जीतना संभव होता तो आज शाह फैसल जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर होते, सबसे बड़ा नेता होते। अगर सोशल मीडिया से चुनाव जीतना पॉसिबल होता तो वो सारे सोशल मीडिया के स्टार जो रोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे होते कश्मीर से, वो सब चुनाव जीत जाते। अब पिछले दिनों एक नौजवान कश्मीर से, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई, मिलियंस में उसकी वीडियोस पहुंची, लेकिन क्या वो चुनावी मैदान में उतरकर कोई कमाल कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। 100 में से कोई एक आदमी चुनावी मैदान में उतरने के बाद कामयाब हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइए, अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा क्षेत्र। अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा क्षेत्र में क्या पोजीशन है? इस लोकसभा क्षेत्र में आज दबा के वोट हुआ है, लोगों ने अच्छा खासा वोट जो है वो दिया है। राजौरी पुंछ में लोग वैसे भी वोट डालते कोई, और मैं कहीं पर एनालिसिस पढ़ रहा था कि मत प्रतिशत राजौरी पुंछ में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। कहीं पढ़ रहा था बड़ा है या कम हुआ है, मगर आम आदमी से बात अब अनंतनाग से लेकर राजौरी पुंछ सब जगह पर जब आपने करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि यह मुकाबला साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इस मुकाबले में मियां अल्ताफ बाकी दो कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आगे हैं। अब जफर इकबाल मन्हास की पोजीशन क्या है? सुनने में यह आया कि सुंदरबनी में उनको अच्छा खासा वोट पड़ा है, कई और जगहों पर उनको अच्छा खासा वोट पड़ा है, लेकिन पहाड़ी कबीला का सारा वोट उनको मिला है कि नहीं मिला है 4 जून को पता चलेगा।
और महबूबा मुफ्ती अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया और कहा 1987 की तरह आज रिगिंग की गई है, तो वो एक तरीके से उन्होंने ये बात मान ली है कि अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में जो मत प्रतिशत कम हुआ है, उस कम मत प्रतिशत के चलते उन्हें अपनी जगह, वो एक मंजी हुई सियासतदान है, उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, वो उनकी बातों से पता चल रहा है। अब महबूबा मुफ्ती की सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में ये कि उनके पास वर्कर नहीं, क्योंकि जो उनका वर्कर है वो अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वर्कर बन चुका है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास अगर सोशल मीडिया की मोबिलाइजेशन है लेकिन आपके पास वर्कर नहीं है, तो फिर वोट लेना बड़ा मुश्किल काम है। वोटरों को थामना, वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, यह काम करना पड़ता है। और पीडीपी की नेतृत्व ने यह बात भी बार बार कही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है इस कैंपेन पर खर्च करने के लिए। अब एक राजनीतिक कैंपेन, एक चुनाव को जीतने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर आपका की पार्टी का कैडर इस इलाके में सब जगहों पर, सारे पोलिंग स्टेशनों पर मजबूत कैडर आपके पास नहीं है, तो फिर जो भी वोट आपको मिला है वो वोट आपकी ताकत को और वो वोट आपकी पोजीशन इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या है, वो उसमें आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। मगर आप गेम में हैं, इसकी संभावनाएं, इसका मतलब बहुत कम है। जफर इकबाल मनहास के लिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए भी बड़ा टेस्ट है, क्योंकि वो है किंग्स पार्टी। किंग्स पार्टी के पास पैसा भी है, उनके पास हर तरह का जो पैराफिनेलिया होना चाहिए वो पैराफिनेलिया भी है। बीजेपी ने अपना सारा दमखम लगा दिया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा सीट पर जितवाने के लिए। इतना जोर लगाने के बाद, इतनी कैंपेन करने के बाद, इतना पैसा, इतना ताकत लगाने के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र में इस सीट पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है, या ये सीट या जैसे मैंने आपको कहा सीट हार जाती है, तो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आंकलन करना होगा कि कहां क्या गलती हुई। जबकि बड़े ताकतवर लीडर राजौरी, पुंछ के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है, उनके होने के बावजूद और बीजेपी की कैंपेन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए करने के बावजूद अगर वो सीट पर कामयाब नहीं होते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका होगा। लेकिन सोलेस उनके लिए भी यही होगी कि उन्हें भी इस चुनाव के बाद ये पता चलेगा कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मजबूत है और क्या आने वाले असेंबली चुनाव में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देगी। इन चुनावों की एक खास बात तो है, वो खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के तौर पर जिंदा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी के तौर पर जिंदा भी है और एक प्रिंसिपल अपोनेंट है किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की, चाहे वो बीजेपी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, किसी भी तमाम दलों की एक जबरदस्त अपोनेंट के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मौजूद है। इन चुनावों ने एक और चीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन चुनावों से एक और चीज पता चलेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जो बात आम लोगों के बीच में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी ताकतवर है, क्या वो वाकई है, वो उसका पता भी 4 जून को चल जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कितना मैदान मारा है, कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की प्रेजेंस है और वो जीत और हार का फैसला करने की पोजीशन में है। उनके कैंडिडेट जीत सकते हैं, उनका कैंडिडेट कामयाब हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पता चलेगा। कांग्रेस को जम्मू संभाग में अपनी स्थिति उनकी क्लियर हो जाएगी कि अगर कल असेंबली के चुनाव होते हैं तो बीजेपी से जो नाराजगी लोगों की है, क्या उस नाराजगी का फायदा हमको हो रहा है। और कई पार्टियों में से बदलाव भी आएंगे, कई पार्टियों का नेतृत्व भी इस 4 जून के बाद बदलेगा। जिन जिन पार्टियों को झटका लगेगा, उनका पार्टी का अध्यक्ष, उनका पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव एसिड टेस्ट और लिटमस टेस्ट है लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पीडीपी को भी इस चुनाव से ये पता चलेगा कि वो कहां खड़े हैं। क्या उमर अब्दुल्ला की वो बात कि आप तो तीसरे नंबर की पार्टी हैं, आप कहां लगे लोकसभा चुनाव जीतने की बात करने, क्या वो सही है?
और महबूबा मुफ्ती ने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया, ऐसा लगता है उनके जहन में भी यही बात है। हम चुनाव जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको यह पता चले कि पार्टी से इतने सारे लीडरों के जाने के बावजूद लोग कितना हमारे साथ हैं, उसका एक आंकलन जो है वो महबूबा मुफ्ती के लिए भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू संभाग में प्रेस्टीज का मामला है। आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी, केंद्र शासित प्रदेश में भी, तो सत्ता में होने के बावजूद जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जुगल किशोर ट्रेल करेंगे या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्रेल करेंगे, तो पार्टी को उसके बारे में गंभीरता के साथ सोचना होगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, और उस सब पर चिंतन मंथन करके फौरन करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये तब अगर ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं हुआ और पार्टी की बम्पर जीत हो गई, तो फिर तो बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल होगी और फॉरेन असेंबली के चुनाव करवाएगी कि जनाब करिए असेंबली के चुनाव, हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। ये बीजेपी के लिए है। उसके बाद इस इलेक्शन से इंजीनियर रशीद को क्या मिलेगा? इस इलेक्शन से इंजीनियर रशीद बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्पॉइलर के तौर पर सामने आए। स्पॉइलर का मतलब ये, एक आदमी को आपने चुनाव में उतार दिया, उसने थोड़ा हंगामा कर दिया और उस हंगामे में आपको लगा था कि फलां के वोट टूटेंगे, इसके वोट टूटेंगे, नतीजा ये निकला वो चुनाव जीत गया, तो उसे स्पॉइलर कहा जाएगा। पर उसका मतलब कतन ये नहीं होगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी अगले चुनाव में अगर अपने प्रत्याशी उतारेगी तो जम्मू कश्मीर से चुनाव जीत जाएगी, वो होगा नहीं। जितने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीपुल्स को, बाकी इन पार्टियों का अपना जो वर्चस्व है, पार्टी कैडर है, वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन इंजीनियर रशीद के लिए थोड़ा ब्रीदर हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर हमारा आंकलन है। इस आंकलन का मतलब साफ तौर पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की तीनों सीटों के ऊपर मुकाबले में है। जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी के जो सीधा मुकाबला है, और लद्दाख में खेला हो सकता है। कहीं आजाद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इंडिया अलायंस की नैया डुबो दे, और यह भी संभव है कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीत जाए।